सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल बेटा। चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ। और आज हम लोग करने वाले हैं नीट 2015 का एग्ज़ाम, जो कि बेटा ये दूसरा एग्ज़ाम हुआ था नीट 2015 का। यस, 2015 में दो एग्ज़ाम हुए थे बेटा नीट के, और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आज सेकेंड पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राइट बेटा, तो चलिए आ जाइए सभी लोग, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। चलो बेटा, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री सेगमेंट से पहला क्वेश्चन बेटा क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू। पहला दिया गया हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस, दूसरा है बेटा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, थर्ड दिया गया है प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप एंड 1 pH बॉन्ड, एंड लास्ट दिया गया है प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड। तो बेटा अगर हम बात करें रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है किसी को रिड्यूस कर देना, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम कहते हैं रिडक्शन करवाना। तो बेटा जितनी जल्दी से हाइड्रोजन रिमूव हो सकेंगे उतने ही अच्छा वो रिड्यूसिंग पावर होगा। तो अब बेटा यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं। अविनाश भार्गव, हेलो बेटा, चलिए फटाफट आ जाइए, सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर हम H3PO2 का स्ट्रक्चर देखें तो बेटा ये देखो, ये फास्फोरस का बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा OH। अब बचे हुए कितने H बेटा, 2H, तो 2H लग जाएंगे। राइट, हेलो पुष्पा, आ जाओ बेटा। तो बेटा इसके स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है हमको, एक हमें OH दिख रहा है और 2 pH बॉन्ड दिख रहे हैं। तो बेटा इसकी वजह से इसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर होगा, तो आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। चलो बेटा क्वेश्चन देखो जल्दी से और आंसर करिए। हाँ, सत्यांशु ने लिखा है डी। यस बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा, 137, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट among एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो बेटा हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम बोरान फैमिली के एलिमेंट्स की बात करें तो जैसे जैसे हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता जाता है, मोर स्टेबल होता जाता है, मोर स्टेबल होता जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो नीचे वाले, जो ग्रुप में नीचे वाले होंगे उनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट उन एलिमेंट्स का क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सबसे कम, देन गैलियम, इंडियम, और सबसे ज़्यादा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी होगी हेलियम की। ओके, सत्यांशु ने दिया है अगेन फिर से फर्स्ट, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट दिया गया है द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस। बेटा बेंजीन को ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो चलो देखते हैं ऑक्सीडेशन करा के बेंजीन को क्या मिलेगा हमें। ये बेटा बेंजीन, और इसको ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। तो बेटा हमें क्या मिलता है, कुछ ऐसा, इसके डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे और ऑक्सीडेशन के बाद हमारा यहाँ पर लग जाएगा CO, और ये एनहाइड्राइड प्रोड्यूस करेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, एनहाइड्राइड प्रोड्यूस करेगा, जिसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम क्या होगा एनहाइड्राइड का, इसको बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मैलिक एनहाइड्राइड। बेटा कौन सा सही है, अशोक यादव, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो फटाफट से आ जाओ, मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। हाँ, पुष्पा ने लिखा है ए, 38, 138 का ए अशोक ने दिया है, वेरी गुड। अब देखो काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन बेटा, कहा गया है इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 एंड O2 इज गिवन 2N, मतलब हमारे पास N2 प्लस O2 गैसियस गिव्स 2NO, और इसके लिए बेटा K दिया गया है, हमारा कांस्टेंट दिया गया है जिसको हमने K लिखा है, क्वेश्चन में गिवन है। अब कह रहा है कि अगर हमने रिएक्शन को कुछ
मॉडिफाइड कर दिया और ऐसे लिख दिया। तो ये न्यू रिएक्शन के लिए बेटा हमारा कांस्टेंट कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो पहली रिएक्शन में क्या किया गया है, पहली रिएक्शन में हम अगर पूरी रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये सेकेंड रिएक्शन मिल जाएगी। तो बेटा हमें पता है कि न्यू कांस्टेंट हम के डैश मान लेते हैं सेकेंड रिएक्शन के लिए, क्या होगा, जितने से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है, उसकी पावर के रूप में आ जाता है, राइट। तो अब यहाँ पर के दिया था और हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, हाफ से मल्टीप्लाई किया था, मतलब 1/2 इसकी पावर के रूप में आ जाएगा। और बेटा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4, और अगर ये ऑप्शन ना होता बेटा तो हमको पता है कि 1/2 का मतलब होता है √k, राइट। तो √k भी दे सकता है और 1/2 के रूप में भी दे सकता है। तो 4 भी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, फटाफट हम लोग सेशन करेंगे। और बेटा आज आपके पुराने चैनल मतलब न्यू लाइफ नीड पर आप अल्कोहल फिनॉल ईथर का रैपिड फायर कर सकते हैं मेरे साथ। टाइमिंग होगी 7 बजे। आज 7 बजे आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर का रैपिड फायर मिलेगा आपके पुराने चैनल पे। कुमार रवि रंजन कोई बात नहीं बेटा, 3 क्वेश्चन गए हैं, 3 या 4 क्वेश्चन से हुए हैं। चलो सदाब, हेलो बेटा। गैडोलीनियम मतलब जीडी के बारे में बताया जा रहा है और क्या कह रहा है कि जीडी बिलोंग्स टू कोरक सीरीज, इट्स एटॉमिक नंबर इज 64 है बेटा जीडी के लिए। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैडोनियम। तो फटाफट बता दो बेटा। 140 का बी आ चुका है, अशोक ने दिया है आंसर, अजीत ने दिया है, अच्छा अजीत ने कहा है बिल्कुल यस, अल्कोहल फिनॉल ईथर एक अच्छा सा रैपिड फायर आज हम लोग करेंगे शाम को 7 बजे। सदाब ने दिया है सेकेंड। चलो देख लेते हैं सेकेंड वाला, यस। अगर हम गैडोनियम का कॉन्फ़िगरेशन करें बेटा तो जेनन, क्योंकि ये एफ सीरीज का मेंबर है मतलब एफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, एफ और 5d और 6 है, तो 6 को पूरा बढ़ते हुए बचे हुए इलेक्ट्रॉन d और इसमें कितने आ जाएंगे 7, हाफ विथ कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। तो कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है सेकेंड में, यस बेटा। चलो एक ये अच्छा क्वेश्चन बेटा, इस रिएक्शन को पहचानो कि जो दी है रिएक्शन वो कौन सी रिएक्शन है। हाँ जिनन का 54 होता है बेटा। आरसी ने दिया है, हाँ कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है बेटा, क्या सभी को कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। क्या सभी को कुछ अजीब सी आवाज आ रही है बेटा। चलो सिद्धार्थ ने दिया है 1 पर्किंस रिएक्शन, आर्यन ने दिया है सेकेंड, नहीं फैन की आवाज नहीं बेटा, ये ओबीएस सेटिंग की आवाज है, आपके लैपटॉप की भी आवाज है, ओबीएस सेटिंग की आवाज है। क्योंकि फैन तो चल भी नहीं रहा है, एसी भी बिल्कुल डाउन है, मैं देख लेती हूँ। तूफान जैसी आवाज आ रही है, तूफान तो कल आया था बेटा। चलो अच्छा ठीक है बेटा, अब इस रिएक्शन को देखो, इसमें क्या है, इसमें इसको बोलते हैं कि नेमिंग रिएक्शन है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट बामन रिएक्शन। हाँ इसको बोलते हैं शॉर्टन बामन रिएक्शन। याद कर लो कि किसी एल्कली की प्रेजेंस में जब एनिलीन रिएक्ट करता है COCl वाले ग्रुप से, मतलब कि ये कौन सा ग्रुप है, अच्छा ठीक है, गोपाल कश्यप गुड आफ्टरनून। तो बेटा इस रिएक्शन को बोलते हैं शॉर्टकट बामन रिएक्शन। काफी बच्चे गलत करके आए थे। अच्छा चलो एक मैं अच्छी सी बात बताऊं आपके साथ, में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आपने कल देखा 2015 में 2 पेपर हुए है ना, 2015 में फेज 1 हुआ और फेज 2 हुआ। तो बेटा जानते हैं उस समय जिन्होंने नीट कंडक्ट कराया था, जिन्होंने AIPMT कंडक्ट कराया था, उस समय जिन बच्चों ने फर्स्ट प्री पेपर दिया था उनको ये चांस मिला था कि वो सेकेंड वाले में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर सेकेंड वाले में बैठे तो जो भी मार्क्स ऑब्टेन होंगे वो सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग होंगे, फिर फर्स्ट वाले से कोई मतलब नहीं होगा।
तो बेटा मेरी नॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट वाला पेपर देखे, क्योंकि कल आपने पेपर देखा था, बहुत इजी था। प्रशांत गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गोपाल गुड आफ्टरनून। तो बेटा पहला वाला बहुत इजी था, तो कुछ बच्चों का पहला वाला क्लियर हो गया, उनको अच्छा सा कॉलेज मिल जाता, उनको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस किया, उन्होंने क्या किया, नहीं हम और अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं, हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है। उन्होंने फेज सेकेंड पेपर दिया, और बेटा फेज सेकेंड पेपर में इतना बुरा हुआ उनके साथ कि जो उनका क्लियर हो रहा था इसमें वो आउट ऑफ स्कोर हो गए, उनका स्कोर बन ही नहीं रहा था अच्छे कॉलेज के लिए। तो इन्होंने, कुछ लोगों ने ऐसी गलती की सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में। भाई एक कॉलेज की सीट चाहिए थी, एक बार जब कॉलेज की सीट मिल गई थी तो दोबारा एक्सपेरिमेंट करने की क्या ज़रूरत थी। तो बेटा ये वही सेकेंड फेज है जिसमें बहुत सारे बच्चे क्या हुए, फिर से फेल हो गए थे। अरे बेटा उनको कैसे पता चल जाएगा, बेटा पूरा डेटा उसी आईडी पर, उसी एडमिट कार्ड पर पूरा डेटा उनके पास होता है। एक ही ईयर में 2 बार पेपर दोगे तो पहला वाला ऑटोमेटिकली उन्होंने कैंसिल कर दिया, है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml ऑफ 16.9 सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मिक्स्ड विद 15 ml ऑफ 5.8% NaCl सॉल्यूशन। ठीक, चलो बताओ बेटा व्हाट इज मास ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेशन यहाँ NaCl बनेगा, देख लो रिएक्शन। अगर हमने अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन कराई NaCl के साथ तो हमें AgCl प्रेसिपिटेशन में मिलेगा, ये प्रेसिपिटेट बनेगा बेटा। अब कह रहा है कि अगर हमने 50 ml 16.9% सोल्यूशन, तो बेटा सबसे पहले तो आप AgNO3 की मोलरिटी निकाल लीजिए, मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl। और यहाँ पर आपको स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन दिख रहा है कि बेटा यहाँ पर 1 मोल, अगर 1 मोल हमने ये लिया, 1 मोल NaCl लिया तो 1 मोल हमें AgCl मिल रहा है। बेटा अगर हम मोल निकालें तो मोल कैसे निकालोगे, मोल कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है इसका वेट और ये दिया गया है ml, मतलब मोलरिटी आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ से जब मोल्स निकालोगे, मिलीग्राम इक्विवेलेंस निकालोगे m/v करके बेटा, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 0.049 मोल, मोल्स को निकालने आने चाहिए। और बेटा सेम आएगा 0.049 मोल्स, और ये भी बनेगा इतना ही 0.059 मोल्स, क्योंकि बेटा स्टोइकियोमेट्रिक यहाँ पर सेम है। अगर 1 मोल ये बन रहा है तो 1 मोल ये रिक्वायर होगा और 1 मोल ही AgCl बनेगा, राइट। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है वेट कितना होगा, तो हमें पता है व्हाट इज मास, मास पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है। तो मोल्स होता है वेट अपॉन मोलर मास, ये मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ से वेट क्या हो जाएगा, यहाँ से वेट हो जाएगा n इंटू मॉलिक्यूलर मास, n इंटू मोलर मास। तो n कितना निकला था बेटा 0.049 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl, बेटा AgCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 143.5, तो ये आ जाएगा हमारा 7 ग्राम, ये हो जाएगा 7 ग्राम, सेकेंड विल बी द राइट आंसर। हाँ ठीक है बेटा, और रवि रंजन ने बताया है। अच्छा सदाब ने कहा है 0.04 कैसे आया, बेटा ग्राम मिली इक्विवेलेंस निकालोगे जब आप, देखो कैसे निकालते हैं ग्राम मिली इक्विवेलेंस, देख लो यहाँ पर बच्चा पूछ रहा है कि यहाँ पर ग्राम मिली इक्विवेलेंस मतलब MV, M इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू V होता है, पता है सभी बच्चे को। अब यहाँ पर हमें परसेंटेज में जब फॉर्मूला दिया गया हो तो हमें परसेंटेज का एक फॉर्मूला मालूम है, क्या बेटा, परसेंटेज D इंटू 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट, पता है कि नहीं ये फॉर्मूला बेटा, ये पता है या नहीं, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पर ग्राम्स में दिया गया है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर रख के बेटा आप क्या निकालोगे, n निकालोगे, यहाँ पर रख के आप n निकालोगे, ठीक है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, अगर परसेंटेज में कोई चीज दी गई होती है तो परसेंटेज D इंटू 10। नेक्स्ट आ गया बेटा, व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विद इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 m NaOH एंड 0.01 m HCl आर मिक्स्ड। अब बेटा यहाँ पर पूछा है pH। अच्छा जरा बताओ, अगर हमने NaOH
और HCl। मोलैरिटी दी गई है तो क्या नंबर ऑफ मोल निकाल दें हम, यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल लें, और हमें अगर नंबर ऑफ मोल पता चल चुके हैं तो हमें पता चल जाएगा कि सोल्यूशन में किसके मोल ज़्यादा, और बेटा जिसके मोल ज़्यादा उसी का कैरेक्टर आएगा। मतलब अगर बेस का मोल ज़्यादा तो बेस का कैरेक्टर सोल्यूशन बेसिक होगा, और अगर एसिड के मोल ज़्यादा है तो सोल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मोल निकालिए बेटा पहले तो 0.1 m NaOH, तो कितना हो जाएगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकाल लो पहले, NaOH इज इक्वल्स टू m इंटू वी होता है बेटा, m की वैल्यू दी गई है 0.1 और v दिया गया है इक्वल वॉल्यूम, तो हम v मान लेते हैं। इसी तरह बेटा ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl कितना हो जाएगा, m इंटू वी, m दिया गया है 0.01 और v। अब बेटा बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा, 0.1 ज़्यादा होता है या 0.01, तो यस 0.1 ज़्यादा होता है, मतलब कि हमारा जो सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी द बेसिक सोल्यूशन। तो जब बेसिक सोल्यूशन बनेगा तो बेटा POH की वैल्यू हमें पहले निकालनी पड़ेगी, तो चलो POH निकालो। POH कितना होता है बेटा, POH होता है, अच्छा उसके पहले माइनस का लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या OH आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, नहीं पता है, तो हम लोग क्या करें, मिक्सिंग का फॉर्मूला लगाएं बेसिक सोल्यूशन के लिए, MV या M1V1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा M1V1 माइनस M2V2, M1V1 माइनस M2V2, M1V1 माइनस M2V2। बेटा M1 की वैल्यू दी गई है, V1 कुछ नहीं रखना है, V2 की वैल्यू दी गई, तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, यहाँ से आपको मिल जाएगी M की वैल्यू, इस मोलैरिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो M इज इक्वल्स टू, यहाँ पर M1V1 की वैल्यू रखेंगे, V1 चूंकि इक्वल है V रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रॉक्स 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ये आ जाएगी इसकी मोलैरिटी। ठीक बेटा, और यही होगा जितनी मोलैरिटी होगी, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल है तो इसी के नंबर ऑफ ये हो जाएंगे OH आयन। तो POH यहाँ से निकाल लीजिए। अब POH निकालने के लिए माइनस का लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली है, कितना, ये बेटा। अब बस लॉग निकालना है आपको इस वैल्यू का, तो बेटा ये आएगा अप्रॉक्स 1.34, आप लॉग निकाल के देखेंगे 1.34। अब बेटा ये जो POH है और पूछा क्या गया है, pH वैल्यू पूछी गई, तो क्या करेंगे हम, 14 में जो वैल्यू आई है POH की उसको हम माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा 12.65। तो यस 4 विल बी द राइट आंसर। ओ माय गॉड, बहुत ढेर सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। RL एजुकेशन, यूनिवर्स, गोपाल, सत्यांशु कुमार, रवि रंजन, दीनदयाल राव, RC, ओके वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट आ जाइए, फटाफट से हम लोग सेशन करते हैं, नेक्स्ट आइए बेटा। मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। बेटा एनिलीन कहाँ से हम प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम डिग्रेडेशन ऑफ बेंजेमाइड विद ब्रोमीन इन अल्कलाइन सोल्यूशन, यस बेटा, हम बेंजेमाइड के डिग्रेडेशन से या ब्रोमीन अटैचमेंट एल्कलीन सोल्यूशन में ब्रोमाइन के रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं। तो पहला सही है। नाइट्रोबेंजीन का अगर हम एथेनॉल के प्रेजेंस में H2 और PD का रिडक्शन करा दें तब भी हमें क्या मिल जाता है, एनिलीन मिल जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलिमाइड treated with chlorobenzene followed by hydrolysis with aqueous NaOH solution। बेटा किस रिएक्शन की बात कर रहा है ये, अगर नेमिंग रिएक्शन की बात करूं तो ये थर्ड वाला कौन सी रिएक्शन है, थर्ड वाली कौन सी रिएक्शन है बताइए बेटा। अनुश्री ने दिया है थर्ड, यूनिवर्स ने दिया है थर्ड, अनुश्री ने दिया है थर्ड, संदीप ने दिया है सी। बेटा पहले बताओ नेमिंग रिएक्शन में इसका नाम बताओ, ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, बेटा कौन सी नेमिंग रिएक्शन है। हाँ किसी ने लिखा है शॉर्ट फॉर्म गब्बर जैसा कुछ, Craviols thalidomide रिएक्शन।
अच्छा बेटा ये कैसी होती है, इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम क्या बनाते हैं? हाँ, सभी लोगों का बिल्कुल सही करेक्ट नेम आया है, वेरी गुड। शिवम मिश्रा ने लिखा है जीएस, व्हाट आर शॉर्ट फॉर्म। चलो ठीक है, तो यहाँ से हम बेटा एनिलीन नहीं बना सकते, एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ फेनाइल आइसोसाइनाइड विद एसिडिक सोल्यूशन। बेटा जितनी भी आप चेन रिएक्शन पढ़ते हो ना, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन, तो बहुत ज़्यादा आइसोसाइनाइड, पहले केसीएन के साथ आइसोसाइनाइड बना लेते थे और तुरंत एसिडिक सोल्यूशन के साथ हाइड्रोलिसिस करके आप एनिलीन बना लेते थे। तो बेटा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ विल गिव एनिलीन एज अ प्रोडक्ट, लेकिन थर्ड विल नॉट गिव एनिलीन एज अ प्रोडक्ट। तो थर्ड विल बी द, हाँ आंसर आ गया है कि आप हैलेमाइड से एलिफेटिक अमीन्स बनाते हो, लेकिन दोनों को एरोमेटिक होना चाहिए, एली अमीन्स 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 प्राइमरी अमीन्स, हाँ अमीन्स बनाते हो बेटा, क्लोरोबेंजीन तो नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, इफ एवोगाड्रो नंबर Na इज चेंज फ्रॉम, बेटा एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू ये होती है ना, जनरली हम यही यूज करते हैं, यही होती ही है। कह रहा है कि हाइपोथेटिकली अगर हम इस वैल्यू को बदल दें और हम मान लें कि ये वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻23 ना होके 10⁻20 हो गई, तो क्या चेंज आएगा? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन में चेंज आएगा, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज, द रेशियो ऑफ एलिमेंट, या फिर डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम। बेटा क्या चेंज आएगा? ओके गोपाल, ठीक है। चलो संजीव ने लिखा है ए, ओके गोपाल ने लिखा है ए। बेटा डी क्यों नहीं हो सकता, जरा बताएं, डी क्यों नहीं हो सकता है? हाँ बेटा सभी का आंसर बिल्कुल सही है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। अभी हमें पता है कि 1 मोल को हम क्या मानते हैं, इसका मतलब हो गया कि Na में, Na नंबर का कार्बन, यही तो मानते हैं कि 12 होता है। Na पार्टिकल्स का या Na चीजों का जो कार्बन का मास होता है दैट इज 12, लेकिन अगर हमने Na की वैल्यू बदल दी तो ये 12 भी, मास भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यस बेटा, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलो आ जाओ फटाफट, हाँ, द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन द ऑर्डर HF, HI, Br, Cl. What explain the higher boiling point of hydrogen fluoride? बेटा इनमें से हाइड्रोजन फ्लोराइड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपको बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा सपोर्ट करता है, कौन सा सपोर्ट करता है। रोहित गुप्ता गुड आफ्टरनून। हाँ अयान ने भी बताया है 146 का ए, संजीव ने बताया है सी, यूनिवर्स ने बताया है ए। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की जब बात करें बेटा, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड देयर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन H एंड F। यस बेटा, H और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, और आपने पढ़ा ही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन से एलिमेंट सबसे ज़्यादा, FON, फोन वाले, बेटा फोन वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो F सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो बिटवीन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इनको बॉईल करने के लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ता है, और उसी को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर बेटा। चलो इंट्रा होता है या इंटर होता है, जरा बताओ। गोपाल कश्यप ने लिखा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा इंट्रा या इंटर? यस, अयान ने लिखा है इंटरमोलिकुलर। इंट्रा नहीं होगा बेटा, इंट्रा का मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, और यहाँ तो H और F एक ही मॉलिक्यूल है, विद इन द मॉलिक्यूल अगर कुछ हो रहा है तो दैट इज इंटर। अच्छा मैंने कुछ रिवर्स बोल दिया, इंटर का मतलब होता है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल।
चलो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एग्जाम्पल। संदीप ने लिखा है इंटर, शिवम ने लिखा है फोर्थ। अच्छा इस आंसर दे रहा है बच्चा, ठीक है। 147 का फोर्थ, 147 का फोर्थ। हाँ बेटा मैंने जो पूछा है वो भी टाइप कर दो। ऑटो करेक्ट हो गया, अच्छा ठीक है, आई गॉट इट। चलो बेटा, अब बेटा यहाँ पर एन लगा है, मतलब यहाँ पर CnH3n और CnHn H3n मतलब यहाँ से अमीन्स बना सकते हैं हम, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स बना सकते हैं। तो बना के देख लेते हैं बेटा। पहली अमीन देखो 1 2 3 कार्बन के साथ, और ये बन जाएगी, राइट। अशोक कुमार ने दिया है आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज करेक्ट बेटा। दूसरी बनाओ बेटा। हमने क्या किया, सेकेंडरी वाली बना ली, ये भी बन जाएगी। थर्ड वाली क्या बन जाएगी बेटा, थर्ड हमारा ये बन जाएगा टर्सरी, ओ ये टर्सरी 3 डिग्री बन जाएगी। अब फोर्थ कौन सी बनेगी जरा बताएं। फोर्थ में हमने अगर चेन ब्रेक कर दें, हम क्या कर दें, चेन ब्रेक कर दें ऐसे करके, ओ ओ ओ, और NH2 ये कर दें, तो दो प्राइमरी बनेगी। प्रशांत ने लिखा है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल इंट्रा, यस, एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल इंटर। हाँ प्रशांत ने लिखा है लेकिन फिर से ऑटो करेक्ट बेटा, दोनों जगह इंट्रा इंट्रा लिख दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गई। हाँ बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने बनेंगे, 4 बनेंगे बस, 1 2 3 एंड 4। अच्छा बेटा चलो बताओ कि क्या इस स्ट्रक्चर में मेटामर बन सकता है। बेटा क्या इस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर बना है बेटा, स्ट्रक्चर ही तो बना रहा है, ये क्या है, स्ट्रक्चर ही है कुमार रवि रंजन, स्ट्रक्चरल, हाँ स्ट्रक्चरल ही तो है ये। प्रशांत पटेल कोई बात नहीं बेटा, हाँ स्ट्रक्चरल ही तो है बेटा। ये हाइड्रोजन नहीं लिखा है क्या, हाइड्रोजन भी लिखे हैं कि चलो पहला बनेगा CH3 CH2 CH2 और NH2, गिन लो, 3 2 5 6 7 8 9, हाइड्रोजन है पहला वाला। दूसरा वाला क्या बनेगा, CH3 CH2 NH एंड CH3, ठीक बेटा। थर्ड वाला क्या बनेगा, थर्ड वाला बनेगा N, और यहाँ पर 3 CH3 CH3, और फोर्थ क्या बनेगा बेटा, फोर्थ बनेगा हमारा CH3 CH, यहाँ पर लग जाएगा हमारा CH3 और NH2। जरा बताओ कि मेटामेरिज्म होगी क्या, क्या मेटामर्स बनेंगे। अच्छा लिखा है कि यस, हाँ बेटा ये फंक्शनल आइसोमर है, तो फंक्शनल भी तो स्ट्रक्चरल के ही अंदर आते हैं, और फोर्थ वाला चेन आइसोमर हो गया। तो बताओ मेटामर बनेगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मेटामर देते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन 3 कार्बन है, क्या 3 कार्बन के साथ मेटामर बना दोगे बेटा, 3 कार्बन के साथ मेटामर बना सकते हो, यस, सेकेंड और थर्ड वाला। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, टोटल बने बेटा 4। चलो आ जाओ 148 पे आ जाओ बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है आपको। हाँ सत्यांशु, मैं भी वही बोल रही हूँ कि नंबर ऑफ कार्बन भी होने चाहिए। तो मेटामर बच्चों ने बना दिया, जबकि वो मेटा नहीं, वो फंक्शनल था। अच्छा चलो बताओ 148 में विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। बेटा इनकरेक्ट कौन सा है, O3 मॉलिक्यूल इज बेंट, तो यस बेटा बेंट होता है O3 मॉलिक्यूल।
ONF इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद O2n माइनस। बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। यस करेक्ट है, दोनों के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। थर्ड देखो बेटा, OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। नो बेटा, ये ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन नहीं है, जबकि ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। जरा बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन विल बी। चलो यस, वेरी गुड यूनिवर्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कुमार रवि रंजन का भी कंसेप्ट क्लियर है। अशोक कुमार ने क्या बताया है, 1 डिग्री का 1 डिग्री के साथ कंपैरिजन करने पर मेटा बनता है। हाँ बेटा, मैंने कहा ना कि मेटा कब बनेगा, जब सेम फंक्शन नहीं बदलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ एल्काइल ग्रुप बदलेंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे। हाँ, यहाँ पर बेटा फ्लोरीन -2 मतलब कि -1, और ये आ जाएगा हमारा +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो सिर्फ यही केस है जहां पर ऑक्सीजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हेलो अंशिका बेटा, सिर्फ बेटा यही केस है जहां पर ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हमारा थर्ड हो जाएगा इनकरेक्ट। एंड पर क्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। यस बेटा, इसमें H2O जोड़ दोगे तो ये पर क्लोरिक एसिड बन जाएगा। हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, इसलिए ये एनहाइड्राइड बन गया पर क्लोरिक एसिड का। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शंस नीचे हैं बेटा। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन नीचे हैं। कुमार रवि रंजन ने दिया है सही आंसर, प्रशांत ने भी दिया है सही, अशोक कुमार ने भी बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। चलो बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 149, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2 फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर फर्स्ट एंड एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक स्टेप। बेटा देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते हो तो आप कहते हो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी कैसी होती है, एक्सो होती है। लेकिन जैसे ही हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं, एनटीए के क्वेश्चन बिल्कुल होंगे बेटा, रात को सीरीज चलेगी, लेकिन उसके लिए टाइम है। हम लोग एनटीए के क्वेश्चन, रोहित गुड आफ्टरनून बेटा, हम लोग एनटीए के क्वेश्चन जरूर करेंगे, लास्ट ईयर भी किए थे, लेकिन थोड़ा सा पेपर के पास, जब हम लोग जैसे ही हमारा अगस्त पास आने वाला होगा, मतलब नेक्स्ट मंथ से हम लोग करेंगे। उसके पहले तो हम लोग सीरीज करेंगे ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, हर चैप्टर के क्वेश्चन। चलो पढ़ लिया क्वेश्चन, चलो पढ़ो, ऑप्शन पढ़िए बेटा। O- आयन हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम, इसलिए बेटा एंडोथर्मिक होता है। मतलब पूछा जा रहा है कि सेकेंड वाला एंडो और पहला वाला एक्सो क्यों होता है। देखो ऑप्शन पढ़ो और बताओ। अरे प्रशांत, जो करा रहा है पहले वो तो कर लीजिए बेटा, हौले हौले चलो भाई, तुम लोग तो भाग रहे हो, जो करा रहे हैं वो तो करो। हाँ बेटा, होता क्या है कि क्वेश्चन अगर आप देखो तो पहले क्या हुआ, O- फॉर्म हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुका है। जब O- हुआ और हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, तो बेटा सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जब रिपेल करते हैं तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है। और जब बाहर से सप्लाई करते हैं हम, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटविट द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद, हाँ सत्यांशु हौले हौले तो पढ़ो बेटा, ऐसे भगोगे तो सभी कुछ स्किप हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। हाँ, तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। चलो 150 आ जाओ।
149, यस बेटा, प्रशांत ने लिखा है 149 का डी। अरे ठीक है भाई, लड़ाई मत करो, आ जाओ 150 क्वेश्चन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। In the reaction with HCl, an alkene reacts in accordance to the Markovnikov rule। बेटा Markovnikov rule यहाँ पर कह रहा है कि फॉलो करना है आपको। To give a product, प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 chloro 1 methyl cyclohexane the possible alkene। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, आपको रिवर्स पूछ रहा है, कह रहा है कि एल्कीन बताओ जिसके Markovnikov एडिशन ऑफ HCl से 1 chloro 1 methyl cyclohexane मिले। अच्छा, मिस्टर स्मार्ट ने बताया है ए, आरसी ने बताया है सी। हाँ चलो करके देख लेते हैं ना बेटा। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या कहता है, हमने बॉन्ड एल्कीन ब्रेक किया तो यहाँ पर H+ और Cl-, मतलब जहां पर मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, पुअर बिकम्स पुअर। क्या बोलता है, पुअर बिकम्स पुअर। जो पहले से गरीब है, मतलब जिसके पास पहले से हाइड्रोजन कम है, उसको हम क्या करते हैं, बाद में भी उसके पास वो गरीब ही रह जाता है, उसके पास हाइड्रोजन कम ही रह जाते हैं। तो बेटा जरा देख लो, यहाँ पर इस केस में यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है, तो बेटा कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर ये पुअर है तो बाद में भी ये पुअर रहेगा। मतलब अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा और यहाँ पर पुअर वाले के पास ऑलरेडी वो पुअर रहेगा, ये बन गया। अब बेटा सेकेंड वाले को भी देखो, सेकेंड वाले को ब्रेक किया और यहाँ पर कार्बन देखो और यहाँ पर कार्बन देखो, यहाँ पर कार्बन कितना बेटा, एक, और यहाँ पर भी कार्बन कितना हो गया, नहीं यहाँ कार्बन एक भी नहीं बेटा, यहाँ टेट्रावैलेंसी पूरी है, और यहाँ कार्बन कितने हो गए, यहाँ एक। अब पुअर कौन है, पुअर ये, मतलब मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो फिर से हमारा जो H जुड़ेगा वो यहाँ पर जुड़ेगा H, और ये भी जुड़ेगा क्लोरीन यहाँ पर, और एज इट इज यहाँ पर CH3, ये CH3 है बेटा। तो बेटा दोनों से ही हमारा क्या आ रहा है, 1 मिथाइल 1 क्लोरो या 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दोनों ही स्ट्रक्चर से सेम स्ट्रक्चर आ रहे हैं, दोनों ही एल्कीन क्या देंगी, सेम प्रोडक्ट दे रही हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ बेटा, आरएल एजुकेशन ने दिया है थर्ड, बिल्कुल सही है बेटा, थर्ड 150 का थर्ड सही है। 151 पे आइए बेटा, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कह रहा है कि इन एल्कीन्स में से हम किसको हीट करें स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जिससे हमें क्या मिले, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। 150 का सी बताया प्रशांत ने, यस बेटा 150 का सी इज करेक्ट। अब 151 पर आइए, दीनदयाल राव ने कहा है ए। अच्छा, ए में बेटा क्या होगा, यस ए ऐसा है कुछ, अगर बना के देखो तो ये सी, और यहाँ पर बेटा क्या जुड़े हैं, 3 CH3 जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 3 CH3 जुड़े हुए हैं, उसके बाद ये CH डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा होगा क्या, जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा बेटा, ये पहले तो रीअरेंज करेगा अपने आप को। अगर यहाँ से बेटा हम निकले तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन मिलेगा वो मिलेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, लेकिन बेटा ये क्या करेगा, ये यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होगा। हाँ कुमार रंजन, मैंने इसीलिए तो कहा कि कुछ बच्चों का जो मार्क्स आया था वो पहले पेपर में बहुत अच्छा आया था, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे पेपर में बैठे और गड़बड़ हो गई। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होगा, अरेंजमेंट करेगा, इसको बोलेंगे रीअरेंजमेंट अकर्स, रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंज होने के बाद क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बना लेगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, क्या दे देगा, ठीक है, रीअरेंज होके यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं, यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होगा। चलो, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलो भाई, इनऑर्गेनिक पोर्शन आ गया, थोड़ा सा इजी लगेगा आपको। द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स NiCN4 का 2-।
बेटा यहाँ पर देखो Ni3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब कि इसके पास 3d8 इलेक्ट्रॉन बचे टोटल। अच्छा Cn कैसा बेटा, Cn इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब यहाँ पर देख लो 3d8 में इलेक्ट्रॉन डाल के 1 2 3 4 5, बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन चूंकि Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करा देगा, ये पेयरिंग करा देगा। ये क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। और पेयरिंग करा देगा बेटा, तो ये वाला d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। हाँ, ये वाला d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो जो इसका Cn मतलब हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, दैट विल बी, बेटा एक तो ये d पार्टिसिपेट कर लेगा, एक ये कर लेगा s, और दो करेंगे p के, क्योंकि हमारे पास 4 Cn है, एक Cn यहाँ पर, एक Cn यहाँ पर और 2 Cn यहाँ पर, तो 3, तो DsP2 आएगा। हाँ अच्छा भावना मैम ने करवाया है, कोई बात नहीं, हो चुका है तो अच्छी बात है। लेकिन पेपर ये बेटा 2015 का चल रहा है, 2015 पार्ट 2। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट आ जाइए बेटा। हाँ, इनर डी ऑर्बिटल, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा जब भी अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करता है, तो बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स। हाँ, और इनर में से कौन सा, DH2Y2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व। वेरी गुड बेटा। चलो अब बेटा, रिएक्शन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, NAR रिएक्शन। NAR रिएक्शन देगा फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। रिएजेंट्स आर, बेटा रिएजेंट्स क्या होंगे, कह रहा है कि कार्बोनिल, हमने कोई सा कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, चलो COR डैश दिया हमने, और यहाँ पर बेटा जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमें मिल जाएगा एक एडिशन प्रोडक्ट, NAR एडिशन होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पर ऐड करेगा, तो ये बन जाएगा R, बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, वहां पर लगेगा COH R डैश, और एक और एडेक्ट जुड़ जाएगा NH2। ये एडिशन के बाद बना हुआ एडेक्ट है। अब बेटा यहाँ से एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा R डैश NH2, ये कुछ मिल जाएगा। तो कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल सिर्फ यही एलिमिनेशन देगा, बाकी कोई एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देंगे। ओ, दीनदयाल ने कहा है कि फीवर है दीनदयाल को, फिर भी वो पढ़ रहा है। चलो बेटा, थैंक यू सो मच बीइंग हियर। वोल्ट-किस्नर रिएक्शन, अच्छा नाम बता रहा है बेटा कि वोल्ट-किस्नर रिएक्शन। सत्यांशु, संदीप ने बताया कि वोल्ट-किस्नर, बेटा क्या ये सच में वोल्ट-किस्नर है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है। अच्छा भाई, बीमार है वो, उसको परेशान नहीं करो। चलो भाई आ जाओ भैया जल्दी से 154 पर। टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ दिस, बेटा क्या लिखा है जरा तो ये बताओ, इसको हम अच्छे से सुंदर सुंदर से बनाते हैं, तो ये बनेगा C, एक लगा है OH, और एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है COOH, और एक लगा है मिथाइल CH3 लगा है। तो बेटा ये तो काइरल हमें कार्बन मिल गया, ठीक, कोई बात नहीं भाई, लड़ाई बंद करो। और यहाँ पर देखो, ये हमें एक ऐसा काइरल कार्बन मिला, तो बेटा एक काइरल मिला, तो विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो यहाँ पर क्या बन सकता है, एक काइरल कार्बन प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से इनएंसियोमर बनाएंगे। क्या मिल सकता है, इनएंसियोमर, यहाँ से हमें इनएंसियोमर मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, अरे भाई लड़ाई बंद करो,
अयान, आरएल एजुकेशन, दीनदयाल, तुम पढ़ो बेटा। चलो इनएंशियोमर बनेगा। नेक्स्ट आ जाओ 155। हाँ, नो पीओएस, नो ओएस, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंट्रल ऑफ सिमेट्री। चलो ठीक है, विजया ने बताया। विजया आप लेट हो गए बेटा। In the extraction of copper from its sulfide ore, the metal is finally obtained by the reduction of cuprous oxide with, बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने अभी शायद 2 साल पहले का जो क्वेश्चन कराया है 2012 या 13। विजया प्रणाम बेटा। हाँ, इनएंशियोमर बनेगा। 155 में आइए बेटा, ये हमने कराया है कि हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कराते हैं, किसको हम ऐड कराते हैं बेटा, हम लेते हैं कॉपर सल्फाइड Cu2S। हम लोग Cu2S लेते हैं, किसके साथ लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है Cu और साथ में मिल जाती है SO2 गैस। तो रिडक्शन हम कराते हैं CuO का विद द प्रेजेंस ऑफ Cu2S, मतलब कि सल्फर कॉपर का सल्फाइड, कॉपर का सल्फाइड। हाँ 15 का भी। चलो नेक्स्ट, a gas such as carbon monoxide would be most likely to obey the ideal gas। बेटा आइडियल गैस होने के लिए क्या चीज़ें, क्या कंडीशन होनी चाहिए, आइडियल गैस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ऑटो रिडक्शन हो रहा है, यस अयान बेटा, पहले वाले रिएक्शन में ऑटो रिडक्शन हो रहा था, बिल्कुल सही। सत्यांशु ने बताया है सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन, वेरी गुड। सेकेंड वाला आंसर सही है, विजय ने बताया है फोर्थ, 156 का फोर्थ। हाँ बेटा, हमें अगर आइडियल गैस कंडीशन, कोई गैस तब आइडियल गैस ओबे को फॉलो करती है जब वो लो प्रेशर पे हो, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। कहाँ दिया गया ये दिया गया फोर्थ। चलो अयान ने किया है कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, यस बेटा। 157, इन एन SN1 रिएक्शन ऑन काइरल सेंटर देयर इज, बेटा SN1 भी है और वहां पर काइरल सेंटर भी है, तो कह रहा है कि क्या होगा, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन, 100% रिटेंशन, 100% इन्वर्जन, या फिर 100% रेसिमाइजेशन। बेटा जब हम SN1 की बात करें तो वहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन हमारा होता है, जो इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज कार्बोकेटायन। और बेटा अगर हमें इन्वर्जन, रिटेंशन या रेसिमाइजेशन करना है तो वहां पर एक काइरल कार्बन होना चाहिए, रेसिमाइजेशन के लिए एक काइरल कार्बन वहां प्रेजेंट होना चाहिए। और यहाँ पर दिया गया कि काइरल सेंटर है, तो बेटा अगर काइरल सेंटर है तो वहां पर 100% रेसिमाइजेशन हो सकता है। हाँ, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बेटा। ओके, सत्यांशु ने लिखा है नो बेटा, 50 पर हम बोलते हैं 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन, ऐसा बोलते हैं क्या। बेटा यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर, रिटेंशन नहीं होगा, रेसिमाइजेशन होता है, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है। हाँ चलो बेटा, सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन। प्रशांत, हम लोग बोलते हैं SN1, अगर SN1 है तो वहाँ 100% रेसिमाइजेशन, अगर SN1 है और काइरल सेंटर है तो 100% रेसिमाइजेशन। जैसे कल हम लोगों ने एक पेपर किया था जिसमें सेम क्वेश्चन था, जो हमने कहा था बोनस क्वेश्चन है, जिसको हमने बोनस क्वेश्चन दिया था, वहां पर रेसिमाइजेशन तो पूछा था लेकिन काइरल कार्बन नहीं बताया था। तो रेसिमाइजेशन प्रोसेस तब भी होगा जब काइरल कार्बन वहां प्रेजेंट हो, तभी रेसिमिक बनेगा। वन 156 में ए ऑप्शन हो सकता है बेटा, जब काइरल सेंटर बार बार कह रहा है कि काइरल सेंटर, तो पार्शियल रेसिमाइजेशन तो नहीं होगा ना, पार्शियल नहीं होगा, कंप्लीटली रेसिमाइज होगा। सफलता एक्सप्रेस हेलो,
द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी लैटिस। बेटा बीसीसी की बात करें तो जरा बताओ, वैकेंट स्पेस पता है तो हमें डायरेक्ट वैकेंट स्पेस नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि बीसीसी में पैकिंग डेंसिटी क्या होती है बेटा, पैकिंग डेंसिटी, पैकिंग डेंसिटी कितनी 68% होती है, ये याद रखना होगा सभी की पैकिंग डेंसिटी। तो बेटा वैकेंट कितना बचा, वैकेंट कितना बचा, तो वैकेंट हमारे पास बच गया 100 माइनस 68, सिंपल बेटा, कितना 32%, थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट बेटा, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, एक आयन दिया गया है, हाँ दीनदयाल ने सही आंसर दिया है, अयान ने भी दिया है सही आंसर, शिवम ने दिया है 32, आरएल ने दिया है 68। बेटा 68 इज पैकिंग डेंसिटी, यहाँ पूछा गया है वैकेंट, खाली कितना बचा, तो खाली बचेगा 100 में हमने 68 माइनस कर दिया, उतना हमारा खाली स्पेस बच जाएगा। द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, बेटा नेम पूछा जा रहा है तो देखो हेक्सासाइनो, ठीक, -3 है, और ये आयन कौन सा है फेरेट, और ऑक्सीडेशन कितनी यहाँ पर है +3 है ना, -3 बाहर है पूरे का, तो ये +3, तो हेक्सासाइनो फेरेट 3 ऑक्सीडेशन आयन, ए नहीं होगा, अच्छा ए भी सेम दिया गया है क्या, हेक्सासाइनोफेरेट, हाँ यहाँ पर बेटा ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर कर लो 2, यहाँ पर कर लो 2, तब हो जाएगा थर्ड, हाँ थर्ड और ए सेम यहाँ पर दिया गया है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई बेटा। हाँ तो अभी ठीक है, चाहे फर्स्ट बोल दो या थर्ड, ये हमारी तरफ से प्रिंटिंग मिस्टेक है, पेपर में बिल्कुल सही आया था ये। चलो मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन बेटा, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन मैक्सिमम इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालता हूँ n इंटू एन ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं n इंटू एन ए, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स एंड एन ए इज एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ पर देखो 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, तो बेटा ग्राम में दिया है तो मोल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1.8 अपॉन 18 ग्राम अपॉन मॉलिकुलर मास, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.1 है ना, ये हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू एन ए। अब बेटा यहाँ पर 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम दिया गया तो 18 अपॉन 18 मतलब मोल आ गया 1, तो 1 इंटू एन ए मतलब कि एन ए के बराबर, और यहाँ पर 18 मोल्स दिए गए हैं, यहाँ पर 18 मोल्स दिए गए हैं, मतलब कि डायरेक्ट हमें मोल निकालना नहीं, 18 इंटू एन ए, और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया कि मॉलिक्यूल कितने होंगे 18 मॉलिक्यूल्स होंगे, 18 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बेटा सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन आएगी जिसमें हमने 18 और एन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो थर्ड विल बी द आंसर, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हाँ विजया ने लिखा है सी, करेक्ट है बेटा, आरएल ने भी लिखा है थर्ड, विजया साहू ने लिखा है सी, स्मार्ट ने लिखा है सी, दीनदयाल सी, प्रशांत ने भी दिया है सी। अब आ जाओ 161 में, द हीट ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन इज गिवन, बेटा हीट ऑफ कम्बशन कार्बन की दी गई है 3.5 किलो जूल पर मोल, द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.32 ग्राम ऑफ CO2, हाँ वाटर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए एवोगाड्रो नंबर में, वाटर के मोल्स को, वाटर को नहीं बेटा, 18 Na आएगा। तो बेटा यहाँ पर देखो हमें पता है कि इतनी हीट ऑफ कम्बशन दी गई है कितने के लिए, 1 मोल CO2 के लिए है ना, 1 मोल CO2 का मतलब हो गया 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 के लिए जो हीट ऑफ कम्बशन दिया गया है दैट इज 393.5 किलो जूल पर मोल। बेटा 1 मोल का मतलब क्या हो गया, हम लिख सकते हैं ना कि 44 ग्राम्स, 1 मोल का मतलब 44 ग्राम्स लिख सकते हैं, तो 40 ग्राम्स को जब हमने हीट किया तो उससे जो हीट ऑफ कम्बशन निकली दैट इज इतनी। अब बेटा 44 ग्राम के लिए इतनी तो पूछ कितना रहा है 35, तो यूनिटरी मेथड बेटा 1 ग्राम के लिए कितना 393.5, कम्बशन है तो माइनस में होगी बेटा,
अपॉन 44 अपॉन 44, और पूछा गया है क्वेश्चन में 35.2 ग्राम के लिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 35.2। सिंपल है बेटा, सिर्फ यूनिटरी मेथड का यूज करना है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो यह आ जाएगा 315 किलो जूल पर मोल के बराबर। हाँ, ओ ओ ओ, फर्स्ट विल बी द आंसर। फर्स्ट नहीं आंसर होगा, प्लस में दिया गया बेटा, कौन सा आंसर होगा, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। हाँ, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। फोर्थ विल बी द राइट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 162 बेटा, ध्यान से देखो और आंसर करो। हाँ, किलो जूल में दिया गया है ना, क्योंकि कंबशन किलो जूल में दिया गया है, तो हम लोग जूल में क्यों कन्वर्ट करेंगे। हाँ जी, इसमें से आंसर बताओ भाई। एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर। बेटा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक प्रॉपर्टी रखेगा, उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर ज़्यादा होगा, वो एक बेस्ट कंडक्टर होगा। तो बेटा गिवन जितने ये दिए गए हैं वो तो कैसे होते हैं, ये होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो बेटा सबसे ज़्यादा कंडक्टेंसी इसी में होगी। यस बेटा, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो, नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 163। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। बेटा, कौन सी दो स्पीसीज ऐसी हैं जो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, मतलब उनका हाइब्रिडाइजेशन, उनका शेप, उनकी ज्योमेट्री, इनमें से कोई एक। हाँ, तो देखो बेटा, अगर हम बात करें XCF4 की, XCF4 की जब बात करोगे आप सारे ऑप्शन करके देखेंगे, और XeO4, तो बेटा XCF4 कैसा निकलता है, ये होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। जबकि XO4 के निकालोगे तो ये निकलेगा टेट्राहेड्रल। बेटा ये पेयर कैसा है, ये पेयर आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, स्ट्रक्चर इसका, ज्योमेट्री, शेप इसकी अलग अलग है। चलो, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। हाँ, प्रशांत ने कहा है स्क्वायर प्लेनर। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का एक फार्मूला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से मोलैलिटी प्लस 1000 बाई मॉलिकुलर वेट। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, मोलैलिटी दी गई है 1 प्लस 1000 एंड वाटर का मॉलिकुलर वेट 18, यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 18/1018, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो निकलेगा 0.0177, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाँ, अच्छा मैम लिक्विड, हाँ लिक्विड बताया है। अच्छा मैम, सिलिकॉन कार्बाइड का कैसे होगा, क्या कैसे होगा सिलिकॉन कार्बाइड। अच्छा, सिलिकॉन कार्बाइड कहाँ दिया गया देख लेते हैं। क्लोराइड है ये ना, ये पूछ रहे हैं बेटा। देखो, हाफ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो बेटा 4, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं 4, मतलब 8/2, मतलब 4, sp3 विथ जीरो लोन पेयर, क्योंकि 4 बेटा सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चारों से हमारे क्या जुड़े हुए हैं, 4 क्लोरीन जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो इसका तो हो गया टेट्राहेड्रल। यहाँ पर देख लो PCl4, तो P हो गया हमारा नाइट्रोजन फैमिली का, तो 5, और 4 क्लोरीन जुड़े हैं बेटा 4, और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया, ये हो गया 8, है ना, ये हो गया 8, मतलब कि 8/2 इज इक्वल्स टू 4।
और ये भी हो गया sp3। लेकिन बेटा यहाँ पर लोन पेयर्स होंगे, क्यों? यहाँ पर सिर्फ 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, जबकि फास्फोरस कैसा होता है? फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। अच्छा, सिलिकॉन कार्बाइड ऊपर वाला पूछ रहे हो आप, मतलब कि SiC2। है ना बेटा? अच्छा, अयान ने लिखा है SiC, हाँ SiC, सॉरी SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड कैसा होता है बेटा? sp3 होगा, ये sp3 होता है, sp3। चलो नेक्स्ट आ जाओ मोलैलिटी वाले क्वेश्चन पर। हाँ, तो दोनों का टेट्राहेड्रल होगा, दोनों का टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर ऐसा है जो टेट्राहेड्रल नहीं होता है। ठीक, चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ sp3 होता है यार। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ए न्यूक्लियोफाइल। बेटा एक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल। यस बेटा, लोन पेयर्स हैं इसके पास, अमोनिया के पास। तो यस, ये कैसा है? न्यूक्लियोफाइल है। ये कैसा है? न्यूक्लियोफाइल है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लिखा है नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट हमें ढूंढना है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड। यस बेटा, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ये इफिशियंस है, तो क्या करेगा? कहाँ अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो। ये भी सही है। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। बेटा ऑलरेडी इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल नहीं ढूंढता है। न्यूक्लियोफाइल इज लुईस एसिड। नो बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो वो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। तो फोर्थ विल बी द इनकरेक्ट। चलो हाँ, लुईस बेस होगा बेटा। ये क्या कर सकता है? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। 166 में आ जाइए। चलो, कुमार रवि रंजन ने दिया है सही आंसर। आरएल एजुकेशन एज अ बेस यूज करेंगे। चलो बेटा, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो क्या पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने। इन्होंने लिखा है कि द सम ऑफ, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जितना हो और जितना ऑक्सीडेशन नंबर हो उसको ऐड करके हमें वैल्यू बताओ। तो बेटा यहाँ पर देखो कैसा है ये, इन कैसा होता है? बाइडेंटेड होता है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर 4 ये और इसका भी बाइडेंटेड, तो 2 ये, कितना हो गया? 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक, अब जरा ऑक्सीडेशन नंबर बताइए बेटा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा? क्या 3 निकलेगा? क्या 3 निकलेगा? यस बेटा 3 निकलेगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 4 विल बी द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज इसने थोड़ी सी, हाँ लैंग्वेज इन्होंने थोड़ी सी ट्विस्ट की थी। 167 बेटा। सभी का आंसर सही। नेक्स्ट आ जाओ बेटा,
बेटा नेक्स्ट आ जाइए, एज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन same mole of which of the following will require the least amount of acidify KMnO4 for complete oxidation। बेटा क्या करना है, कह रहा है कि एसिडिफाई KMnO4 के साथ सभी को ऑक्सीडाइज करा के देखना है। KMnO4 एसिडिफाई दिया गया है, तो एसिडिफाई का मतलब साथ में H2SO4 भी है, एक एसिड भी है। अब बेटा सभी को रिएक्ट करा के देखो और पूछा गया कि किसके नंबर ऑफ मोल कम लगेंगे, किसके नंबर ऑफ मोल कम लगेंगे। तो बेटा यहाँ पर आपको बैलेंस करके देखना है हर एक रिएक्शन को, यहाँ पर बैलेंस करके देखना है आपको हर एक रिएक्शन को। तो आंसर आपको मिलेगा दैट इज FeSO4। ये आपको खुद करना है, सारे रिएक्शन को बैलेंस करके देखना है और फिर देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके कम रिक्वायर हो रहे हैं। ठीक है, कई बार रिपीट हुआ बेटा क्वेश्चन, reaction of phenol with chloroform in presence of dilute sodium hydroxide finally introduce which one of the following functional group। बेटा किसके बारे में बात की जा रही है और किस रिएक्शन के बारे में बात की जा रही है जरा बताएं। वन 168 का दिया है सी। ठीक है बेटा, CHO ग्रुप आता है, बिल्कुल हमने मान लिया CHO ग्रुप आता है। जरा रिएक्शन का नाम बताइए, किस रिएक्शन की बात कर रहा है जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्कली के साथ। हाँ, प्रशांत ने बता दिया है रीमर टीमन रिएक्शन। यस बेटा, ये किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं राइमर टीमन। राइमर होता है, राइमर टीमन रिएक्शन। CHO ग्रुप सैल्सियल्डिहाइड बनाते हैं आप। चलो एक बार फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन बेटा, हम लोग कंप्लीशन की तरफ हैं। 180 है टोटल क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और बाकी हैं बस। चलो, विच वन ऑफ द करेक्ट इंक्रीजिंग एनर्जी। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें 22 का। तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे 4s को फिल करेंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन डालेंगे 3d में। तो कितना बचा 2 2 4 10 12 18 19 20 और ये आ जाएगा 2। ठीक, तो सबसे पहले क्या कहाँ जाएगा, ये जाएगा 3s फिर 3p फिर पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p, यहाँ पर 4p और बाद में 3d। तो कौन सा सही है बेटा, हाँ थर्ड विल बी द राइट आंसर, थर्ड विल बी द राइट आंसर। पहले हम s को फिल करते हैं, बाद में d को फिल करते हैं एज अकॉर्डिंग टू n+l रूल। l+n जिसके लिए मिनिमम, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक बफर। दिस इज नॉट बोहर्स रूल मिस्टर स्मार्ट, इसको हम n+l रूल बोलते हैं, जिसे क्लेचकोवस्की ने दिया था। अब तो हम इनका नाम भी नहीं लेते, आप जब पहले की बुक्स उठा के देखोगे तो क्लेचकोवस्की के 2 रूल थे n+l, और जब n+l की वैल्यू दोनों के लिए सेम आए तो हम मिनिमम n देखते थे। क्लेचकोवस्की वॉज द साइंटिस्ट। 170 का डी। चलो बहुत ढेर सारे आंसर आ गए डी। रीजन बताओ बेटा, रीजन साफ सा है कि बफर सोल्यूशन हम वीक पार्ट का बनाते हैं और उसका सॉल्ट वीक हमारे पास होना चाहिए एसिड बेस, और हम उसका सॉल्ट लेते हैं। तो बेटा ये देखो एक स्ट्रॉन्ग एसिड, कैसे पता कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा, यहाँ पर क्लोरीन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, हाँ विजया आपने सही लिखा था, क्यों काट दिया बेटा। तो डी विल बी द राइट आंसर कि बेसिक बफर, ये बफर की तरह यूज नहीं होगा। चलो, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स। बेटा एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है हमारे पास कुछ ऐसा, CO, ये बाइडेंटेड है तो AA टाइप का, और कैसा दिया गया है, और A2 टाइप का। यही तो है, हम इससे कितने बना सकते हैं,
मैम हम लोग आबाऊ प्रिंसिपल, हाँ मैं यही तो बोल रही हूँ बेटा, आप लोग आपकी बुक में आबाऊ प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको जो ये जो दो रूल दिए गए हैं वो क्लेचकोवस्की ने दिए थे। चलो, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अभी इनको हम आबाऊ के हिसाब से ही पढ़ते हैं। 71 का 3, बेटा 3 कौन कौन से बन जाएंगे जरा बताओ। इसके 3 आइसोमर बनेंगे, यस, 2 तो बनेंगे सिस फॉर्म वाले, सिस फॉर्म के हम 2 आइसोमर बना लेंगे, उसमें भी डी और एल फॉर्म, डी और एल फॉर्म वाले, और दूसरा बन जाएगा बेटा हमारा ट्रांसफॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, 2 सिस के फॉर्म बन जाएंगे डी और एल, और ट्रांस का 1, टोटल बन जाएंगे हमारे 3। ठीक, हाँ विजय ने पूछा कैसे पता चलेगा, बेटा इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन की आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर कोई एक सिंगल ट्रिक नहीं है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि जब हमारे पास A2 टाइप या B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो क्या बनेगा, आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। चलो, हाँ सिस के 2 और ट्रांस का 1, बिल्कुल सही। अब बेटा उसी सीरीज में इस क्वेश्चन को देखते देखते बेटा आंखें थक गई होंगी आपकी, लगातार 2010 से ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ रहा है। चलो, यहाँ पर ये अच्छी बात है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की गई बेटा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, स्टेबिलिटी पूछ रहा है, स्टेबिलिटी पूछ रहा है, लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो हमें फाइनली निकालना बॉन्ड ऑर्डर ही है। तो देखो बेटा O2 का बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा 2, O2 माइनस मतलब कि टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाएंगे 17, 1.5, O2 प्लस के लिए हो जाएगा 2.5, और क्या बचा, और बचा O2 2 माइनस 18 के लिए हो जाएगा 1। अब बॉन्ड ऑर्डर को आप क्या कर लो, बॉन्ड ऑर्डर को आप ऑर्डर में लिख लो, सबसे ज़्यादा किसके, O2 प्लस के लिए सबसे ज़्यादा, उसके बाद O2 के लिए, उसके बाद O2 माइनस आ जाएगा, और सबसे लास्ट स्टेबल होगा O2 2 माइनस। बेटा कहाँ दिया गया है, दिया गया है 4th ऑप्शन में। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर से ही निकालेंगे। तो अभी तक के क्वेश्चन में, जैसे कल के पेपर में ये 2 बार पूछा गया, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, एक अच्छा क्वेश्चन बेटा। मोर बॉन्ड ऑर्डर, मोर स्टेबिलिटी, लेस बॉन्ड लेंथ, हाँ बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, बेटा डिहाइड्रेशन जब कराओगे आप तो चलो यहाँ पर तुम एक खोल के H लिख लो, है ना, यहाँ पर भी एक H होगा। तो डिहाइड्रेशन जब कराओगे तो क्या क्या चीजें आएंगी, चलो देखते हैं, आराम से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उतनी देर में कुछ ही अच्छे क्वेश्चन मिले। H प्लस हम एडिशन करा रहे हैं, ठीक बेटा, H प्लस हम ऐड करा रहे हैं, तो देखो क्या होता है, हमें एक मीडिएटर मिलेगा। हमने क्या किया, यहाँ पर O था, O के साथ एक H तो था ही, और एक H और जुड़ गया, एक H प्लस और जुड़ गया, है ना, एक H प्लस और जुड़ गया। हाँ चलो और साफ से लिखते हैं इसको, ठीक, एक H तो था ही, एक प्लस आके और जुड़ गया। अब अगर ये H निकल जाएगा बेटा तो यहाँ पर O प्लस बन जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर ये H2O निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो क्या नहीं बन जाएगा हमारा बन जाएगा एक कार्बोकेटायन, ये वाला, ये हमारा बन गया कार्बोकेटायन, बन गया बेटा। अब इस कार्बोकेटायन से हम एल्कीन फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो बेटा एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, और एक H हमारा यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी, है ना, एक H यहाँ से है। तो बेटा या तो ये वाला H निकल जाएगा, अगर ये वाला H निकल गया बेटा, ये वाला फर्स्ट वाला H निकल गया, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और ऑलरेडी ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर ये वाला H गया बेटा, दूसरी बार अगर ये वाला H गया तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, मतलब कि ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगर H यहाँ से निकला बेटा, सॉरी, अगर H यहाँ से गया तो ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और H इधर से निकला तो बेटा ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। तो तीनों बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन रिंग में
नहीं, कोई शिफ्टिंग नहीं होनी बेटा, लेकिन रिंग में कोई ऐसा नहीं बनेगा कि रिंग में डबल बॉन्ड जाए, मतलब कोई हाइड्रोजन यहाँ से नहीं जाने वाला है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाता तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता। तो बेटा फर्स्ट वाला नॉट पॉसिबल, पहला नहीं बनेगा। यस, डिहाइड्रेशन से दूसरा बन सकता है, तीसरा बन सकता है और चौथा बन सकता है। अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए। चलो बताओ भाई, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाँ, ए विल बी द राइट आंसर बेटा। गोपाल ने दिया है ए, आरएल एजुकेशन ए, विजया ने दिया है ए। बेटा समझ में आया कि ए होगा कैसे, आप यहाँ पर निकाल के एलिमिनेशन करा करा के देखोगे। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन, बेटा पहला है फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बताओ बेटा क्या सही है, डिक्रीज करता है क्या डेंसिटी फ्रैंकल डिफेक्ट? नो बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन इफेक्ट। यार बेटा बिल्कुल सही है, डिसलोकेट करता है। नेक्स्ट देख लो, फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड ऑफ एल्कलाइन मेटल, ये भी सही है। शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट, अरे मतलब ये गलत है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड्स में नहीं पाया जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, नहीं बेटा डेंसिटी पे ये डिपेंड करता है, डेंसिटी को अफेक्ट करता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया हमारा गलत। तो इसमें फर्स्ट जो सेकंड है फ्रैंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन, तो सही है। बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, बच्चों ने सही आंसर दे भी दिया है। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। 175 अच्छा क्वेश्चन है। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन A is to B is given 0.6 into 10 to power minus 3 mole per second. The concentration of A is 5 m. Then concentration of B after 20 minutes. और बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है, A gives B। ठीक, इसके लिए हमारा K दिया गया है, रेट कांस्टेंट K इज 0.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। और बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज गिवन कितना, 5 मोलर। टाइम दिया जा रहा है 20 मिनट्स। अब बेटा आप बताओ क्या कोई सा ऐसा फार्मूला जानते हैं? तो यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट जो दिया गया है माइनस KT। और ये बेटा बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के, है ना, क्योंकि A और B इक्वल दिए गए हैं। A से B बन रहा है, बाकी कुछ बन नहीं रहा है, ना ही स्क्वायर, दोनों के मोलर एक, दोनों की मोलरिटी एक ही है, एक एक मोल है दोनों के। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करोगे तो A कितना दिया गया है, A दिया गया है 5 मोलर, या फिर ये किसके बराबर हो गया, ये KT के बराबर हो गया। तो KT की वैल्यू रख दो, कितना 0.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 T, ये KT की बराबर हो जाएगा B बेटा। ठीक, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर टाइम कितना है 20, लेकिन मिनट्स में, इसको सेकेंड में आप कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। इस तरह से बेटा यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जीरो ऑर्डर के लिए होता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिपेंड करेगा, तो ये हो जाएगी अप्रॉक्स 0.72 मोलर। हाँ थर्ड आएगा, थर्ड आएगा बेटा, सही है, B इज इक्वल्स टू KT के बराबर। बस T को देख लेना कि T जो दिया है हमारा बेटा वो मिनट में दिया है, हमें सेकंड में चेंज करना होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोर रेडली। बेटा CO2 कौन आराम से निकालेगा, मतलब कौन आराम से डिकम्पोज होगा, तभी CO2 निकलेगा। तो सारे कार्बोनेट दिए गए और हमें पता है डाउन टू द ग्रुप जाने पर जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी वो क्या करती है, इंक्रीज होती है, मतलब कि
नीचे वाला जो मेंबर होगा वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल होगा, और थर्मली ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसको हम ब्रेक कर पाना या उसको डिकम्पोज कर पाने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ईजिली CO2 नहीं निकलेगा। तो बेटा कब निकलेगा? जो लेस थर्मल स्टेबल होगा, मतलब ऊपर वाले मेंबर। तो कौन से बेटा? यहाँ पर मैग्नीशियम का कार्बोनेट। सोडियम और पोटेशियम तो वैसे भी नहीं हो सकते, वो कम थर्मल स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाँ, तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट विल बी द लेस थर्मल स्टेबल, इसकी वजह से उसको क्या कर सकते हैं? आराम से डिकम्पोज करके CO2 को निकाल सकते हैं। चलो, कुमार रवि रंजन, अच्छा गलत आंसर किया था, चलो ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 77, मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत छोटा सा सवाल। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट? अब देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है हमारे पास, इसने क्या किया? डिकम्पोज किया, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2। कह रहा है कि जब 20 ग्राम हम लें तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनता है? 8 ग्राम बनता है। अब जैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से देखो बेटा, सारे 1 मोल, अगर हमने इसका 1 मोल लिया तो इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल बन रहा है। अगर ग्राम्स में बात करें तो MgCO2 कितना बेटा? 84 ग्राम। इसका मोलर मास कितना? 84 ग्राम। 84 ग्राम से हमें MgO कितना मिलता है? 40 ग्राम। हमने अपने आप से स्टोइकियोमेट्रिक मेथड लिखकर वो लिखा, क्योंकि ये है 84 ग्राम, इसका मोलर मास 84 ग्राम और इसका है 40 ग्राम। तो बेटा 1 ग्राम से कितना निकलेगा? 40/84 स्टोइकियोमेट्री। और पूछा कितना जा रहा है बेटा? कितने ग्राम के लिए? 20 ग्राम के लिए। तो 20 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 40/84 इंटू 20। यहाँ से क्या आएगा बेटा? यहाँ से आ जाएगा ये 9.52, इतना आएगा। अब कह रहा है बेटा 8 ग्राम गिवन है, तो परसेंटेज प्योरिटी निकालनी हमें। तो क्या कर देंगे? हमारे पास गिवन कितना है अपॉन जितना हमें ऑब्टेन हुआ इंटू 100। तो बेटा कितना निकल आएगा? ये आएगा अप्रॉक्स 84%। थर्ड विल राइट आंसर। अनुश्री, अयान और किसने? दीनदयाल स्मृति, सभी ने दिया है सी ऑप्शन, मतलब कि सही है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 178। बेटा 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो इसलिए डोंट लूज योर होप, बस हम लोग कंप्लीशन पर हैं। 2015 के दोनों पेपर हम लोगों ने कर लिए हैं। कल हम लोग क्या करेंगे? 2:30 से हमारी क्लास लगेगी। जो भी अपडेट होगा बेटा आप स्टोरी देखा करो, आपके लिए स्टोरी बनाते हैं, उसमें आपको एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाएगा। बेटा यहाँ पर बताओ, मोस्ट इजली हाइड्रोलाइज्ड कौन हो जाएगा? अच्छा बेटा, जो भी, अब देखो यहाँ पर सभी बच्चों ने दिया है डी ऑप्शन। बेटा इनमें से रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है? जरा इसको भी देखना, OR ग्रुप लगा है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं, आई इफेक्ट नहीं, हम पहले एम इफेक्ट देखेंगे। इस क्वेश्चन में बेटा हम एम इफेक्ट देखेंगे। तो इसमें रिंग एक्टिवेटिंग कौन सा ग्रुप है बेटा? कुमार रवि रंजन ने करेक्ट किया है। हाँ बेटा, इसमें जितना ज़्यादा, जितना स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उतनी ही रिएक्टिविटी होगी, उतनी ही रिएक्टिविटी होगी। तो बेटा OR लगा है, यहाँ पर OR ग्रुप लगा है, सबसे ज़्यादा रिंग एक्टिवेटिंग, सेकंड नहीं फर्स्ट। और इसका तो एम इफेक्ट होता ही नहीं है बेटा, इसका ईस्टर का है ना बेटा, ईस्टर थोड़ी ना देखोगे, ईस्टर को तो हमें कॉमन रखना है, ईस्टर के लिए तो हम कर ही रहे हैं। तो Cl तो एम इफेक्ट शो ही नहीं करता, ये तो -I शो करता है। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट विल बी द आंसर,
जितना ज़्यादा रिंग एक्टिवेटिंग, जितना स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, आप लोगों ने क्या किया, NO2 देखा नहीं और सही आंसर NO2 लगा दिया। बच्चे क्या करते हैं, जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म का कोई भी क्वेश्चन आए तो NO2 अगर दिख गया तो उनका आंसर, उनको लगता है कि NO2 ही सब कुछ करता है, बाकी तो सारे लोग बेकार हैं, सारे ग्रुप बेकार है, NO2 ही जो भी कुछ हो रहा है वो NO2 की ही वजह से होगा। लेकिन बात सही भी है, बहुत बार क्या होता है कि NO2 की वजह से आपका आंसर सही होता है, NO2 वॉज द रीजन, लेकिन यहाँ पर NO2 वो रीजन नहीं है। बेटा कैप्रोलैक्टम क्या है, एक मोनोमर है किसका, नाइट्रोन 6 का। चलो आप सब सही कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, और लास्ट है बेटा, लास्ट है बेटा आज का क्वेश्चन 180 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। बेटा यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl विद HCl, बता दो जरा, बता दो कि कौन सी रिएक्शन है। हाँ, अयान ने कहा कि मैंने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन क्यों समझा था भाई। कुछ नहीं रवि, कुछ नहीं होगा, अब तो आ गया ना, अब तो आप सेम क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। चलो देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे ये ऑप्शन दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। अच्छा जरा बताओ ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा रीजेंट, क्या ल्यूकास रीजेंट है क्या। तो बेटा ये RX देगा ना, एल्काइल हैलाइड देगा, ये RX बनाएगा, क्या ये RX बनाएगा। बेटा क्या ये RX बनाएगा, नो ये RX नहीं बनाएगा। ल्यूकास रीजन यहाँ पर कोई भी एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लिया गया है, और साथ ही प्राइमरी अल्कोहल है। अब सेम बेटा टर्सरी अल्कोहल के साथ, तो जब हम टर्सरी अल्कोहल के साथ हम HCl को लेंगे तो भी ये क्या कर देगा, ये एल्काइल हैलाइड दे देगा। और उसके बाद यहाँ तो हमने ल्यूकास रीजन ही लिया है तो ये एल्काइल हैलाइड दे देगा। तो सिर्फ कौन सा नहीं देगा, सेकेंड वाला प्राइमरी अल्कोहल नहीं देगा, विच सिंपली थर्ड फोर्थ रिएक्शन से होगा। नहीं बेटा ये थर्ड, यहाँ पर 3 डिग्री OH भी देगा, 3 डिग्री OH भी देगा। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ तीनों से बन जाएगा। तो जरा देखो कहाँ दिया गया आंसर, बेटा आंसर कहाँ दिया गया है, ये आंसर दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। अच्छा बेटा ये बताइए जरा, हाँ सेकंड नहीं देगा बेटा, जरा ये बताओ कि 2016 में भी क्या 2 पेपर हुए थे। बेटा 2016 में भी 2 पेपर हुए थे, तो हम लोग कल करेंगे 2016 का फर्स्ट पेपर, ठीक है। तो बेटा जाने के बाद कमेंट जरूर कर देना। अच्छा जरा 1 मिनट लिक्विड वाला बता दो, लिक्विड वाला, अरे मुझे कमेंट करके मत बताओ, कमेंट में बाद में पढ़ूंगी, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डाल दीजिएगा। कल खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, कल के लिए तैयार रहना बेटा, धीमे धीमे हम 2020 के पास आएंगे, खतरनाक बिल्कुल नहीं आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट के। बेटा ये देखो गैलियम लिक्विड होता है,
ब्रोमीन लिक्विड होता है, फ्रांसियम लिक्विड होता है, सीजियम लिक्विड होता है, और यहाँ पर Hg हाँ लिक्विड होता है। लेकिन बेटा आप लोगों ने ये नहीं बताया UUB भी है। UUB का मतलब 112, एटॉमिक नंबर 112 भी हमारा लिक्विड होता है। तो हमने ऐसे बेटा पढ़ा था, गब्बर फिर से हंसेगा अब, ये मैंने निमोनिक याद किया था। तो गब्बर का मतलब GANBR, फिर से हंसेगा, और अब का मतलब हो गया UUB। चलो तो कल का पेपर बेटा, हाँ हाँ UUB काउंट नहीं किया, लेकिन अब काउंट करना पड़ेगा बेटा, अब काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बेटा फिर सेशन हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जाते जाते आप लोग कमेंट और लाइक जरूर कर देना। हाँ बहुत ढेर सारी ट्रिक है बेटा ऐसी, बहुत ढेर सारी ट्रिक है ऐसी। ये हम तब कराएंगे जब पीरियोडिक आपको, जब हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, ढेर सारी ट्रिक से बताएंगे आपको। बहुत ढेर सारी ट्रिक्स हैं जो आराम से याद हो जाती हैं। ठीक है बेटा, तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर। कल मिलते हैं बेटा। और यस, आज शाम बेटा CRT में, आज शाम अल्कोहल फिनॉल ईथर का पूरा रैपिड फायर होगा 7 PM पर, आपके पुराने चैनल पर। तो प्लीज़ बी देयर, वहाँ आ जाइएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर करेंगे।